चलिए, स्वागत है बच्चे बिहार एसएससी के डिस्कशन में 39 नंबर सेट में। मैं साइंस से लेकर के आपका गुरु शशांक शेखर हाजिर है। बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि देखिए इतने स्टैंडर्ड्स मानक प्रश्नों को रखा जा रहा है इस टेस्ट में कि आप जुड़िए और जो क्वेश्चन में डिस्कशन कराया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, क्या कह रहा है उस डिस्कशन में, क्या बातें हो रही हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको। अब देखिए ये क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन देखिए 51 नंबर में क्या है कि डैश बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये पेम्बा प्रभाव है, पहली बार आप सुन रहे होंगे नाम। मैं क्या बता रहा हूँ कि देखिए गर्म पानी जो होता है, गर्म पानी आपको, ठीक है, तेजी से जमता है, तेजी से जमेगा, तेजी से जमता है। क्योंकि होता क्या है कि गर्म मॉलिक्यूल्स, जो गर्म पानी जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर, ठीक है, होते हैं बच्चे, और दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वह, ठीक है, जब उसको जमाते हैं हम तो वो तीव्र गति से क्या होगा, आपको जमने का प्रयास करता है और जम जाता है बच्चे। ये जो इफेक्ट होता है, मान लीजिए ठंडा पानी है तो ठंडा पानी आपको देर से जमेगा, ठंडा पानी क्या होगा, देर से जमेगा। इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, तो आपको पेम्बा प्रभाव कहते हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बच्चे आपको पता है ये भी कि देखिए जल, मान लीजिए पानी है, इसको पेम्बा प्रभाव एकदम ध्यान में रखिएगा कि द हॉट वाटर फ्रीजेस रैपिडली देन द, ठीक है, देन द कोल्ड वाटर, बिकॉज, ठीक है, हॉट वाटर हैज द टेंडेंसी टू लूज हीट फास्टली या रैपिडली। बच्चे काफी तीव्र गति से उसमें यह टेंडेंसी पाई जाती है गर्म पानी में कि वो तीव्र गति से उष्मा का क्या करेगा, क्षय करेगा। ठंडा पानी में उष्मा के क्षय की दर कम हो जाती है, ठीक है, दैट्स व्हाई आपको, ठीक है, रैपिडली जमता है कौन, तो गर्म पानी, ठीक है। इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, तो पेम्बा प्रभाव कहते हैं। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। अब मैं क्या बता रहा था कि ये देखिए पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है और आपको बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। बच्चे कौन ठंडा ज्यादा होगा, तो बर्फ आपको ठंडा ज्यादा होगा, क्योंकि बर्फ ने क्या किया है कि 80 कैलोरी पर ग्राम उष्मा इसने क्या कर दिया है, त्याग दिया है, फिर जाकर के बर्फ बना है। इसीलिए इसका, ठीक है, तापमान तो समान है लेकिन उष्मा इसमें कम है, इसमें क्या है, ज्यादा है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि आपको बर्फ जो है, ठीक है, बर्फ जो है वो ज्यादा ठंडा प्रतीत होगा। ठीक इसी प्रकार गर्म पानी और वाष्प की बात कीजिए, वाष्प आपको ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो मैंने एकदम क्लियर कर दिया आपको कि पेम्बा इफेक्ट है क्या। पेम्बा इफेक्ट है कि द वाटर, ठीक है, हॉट वाटर, ठीक है, फ्रीजेस रैपिडली देन द कोल्ड वाटर, बिकॉज, ठीक है, हॉट वाटर हैज द टेंडेंसी टू लूज हीट रैपिडली। हीट को लूज करने की कैपेसिटी, क्षमता उसमें ज्यादा होती है, यानी गर्म पानी में उष्मा के क्षय करने की दर ज्यादा होती है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, बच्चे बिग बैंग थ्योरी मैं बार बार बता रहा हूं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है, बस एक ही वर्ड याद रखना है, फैल रहा है। ये किसने बताया था, तो बच्चे ब्रह्मांड फैल रहा है ये बताया था लेमेथियर ने। लेमेथियर ने यह कंसेप्ट दिया था कि पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। जबकि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, इसको बोलते हैं सूर्य केंद्रीय को हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। बच्चे इसने कोपरनिकस ने दिया था। किसने दिया था, कोपरनिकस ने। इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब ये होता है कि आपका कोपरनिकस ने दिया था। इसका मतलब होता है कि देखिए सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित रहता है। सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित रहता है, सूर्य स्थित रहता है बच्चे। ऑक्सीजन सिद्धांत कुछ होता नहीं है, तो एकदम क्लियर रखिएगा कि गर्म पानी, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे, गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है, पेम्बा प्रभाव होगा। बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड फैल रहा है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य के बोलते सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। किसने दिया, कोपरनिकस ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आगे देख रहे हैं, मानव शरीर में सबसे कठोरतम तत्व कौन होता है। बार बार मैं बताता रहता हूं कि ये देखिए आपका दांत है बेटा, ये दांत है। दांत का ऊपरी आवरण को हम इनामेल कहते हैं, और इनामेल जो है यह, ठीक है, यह आपको सबसे मजबूत, पहली बात। दूसरा बात, कठोर क्या है, तो कठोर पदार्थ का बना होता है। कठोर पदार्थ
का बना होता है। एकदम याद रखिएगा बेटा, कठोर पदार्थ का बना होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, दंत वल्क कहते हैं, या आपको कहिए एक तरह से, ठीक है, ये दंत वल्क ये सबसे कठोरतम पदार्थ है, ठीक है, आपके शरीर का। बच्चे मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि ये देखिए, ये तो इनामेल हो गया ऊपर वाला परत, उसके जस्ट नीचे जो परत होगा उसको हम बोलते हैं डेंटिन। क्या बोलते हैं, डेंटिन कहते हैं बेटा। और नीचे जो हिस्सा होता है ये आपको क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट होगा, रूट होता है, ठीक है, टूथ रूट कहा जाता है। और दांत कितने प्रकार के, तो दांत मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा, दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, से 4 प्रकार के होते हैं। एकदम याद रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बेटा, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होगा, तो यहां पर आपको याद रखिए, यह होगा आई, आई मतलब इंसिजर, इंसिजर, इंसिजर्स। और क्या होगा, दूसरा आपको इंसिजर के बाद कैनाइन, सी से कैनाइन हो गया, कैनाइन। और क्या होगा, तो कैनाइन। उसके बाद तीसरा क्या होगा, तो प्रीमोलर, प्रीमोलर, पी से प्रीमोलर। और अंत में क्या होगा, तो बच्चे मोलर हो जाएगा। क्या होगा, मोलर होगा, मोलर होगा। यानी दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदंतक, देखा आपको अग्र चवर्णक और चवर्णक होगा, कृंतक, रदनक, हाँ रदनक, और क्या हो गया, अग्र चवर्णक और चवर्णक हो गया। बच्चे देखिए फॉर्मूला की बात अगर करेंगे तो एडल्ट में क्या होगा, एडल्ट में आपको मैं बता रहा हूं, एडल्ट में फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, यहां देखिए इक पीएम, मैं बार बार बताता रहा हूं बच्चे, इक पीएम तो 21 23। बच्चे अगर चाइल्ड की बात करेंगे तो 21, ठीक है, 02 होगा, 21 02 21 02। यहां देखिए क्या नहीं पाया जा रहा है, तो बच्चे आपको, ठीक है, आपको क्या नहीं पाया जा रहा है, तो यहां पर, ठीक है, प्री मोलर अग्र चवर्णक चाइल्ड में नहीं पाया जाएगा। इसको 4 से गुना कर दीजिए, 3 2 5 1 6 2 8, ठीक है, 21 02 बच्चे गुना 4 कर दीजिए, तो यहाँ भी आपको 20 दांत होंगे। अब देखिए उपास्थि, कार्टिलेजेस होता है, मुलायम अस्थि को हम कार्टिलेजेस कहते हैं, मुलायम अस्थि को हम क्या कहेंगे, कार्टिलेजेस कहेंगे, मुलायम अस्थि को कार्टिलेजेस कहेंगे बच्चे। कंकाल पेशियां, तो हमारा जो पूरा बॉडी होता है वो कंकाल तंत्र के अंदर कैप्चर किया हुआ रहता है बच्चे, पूरा ढका हुआ रहता है, उसको क्या मजबूत बनाने का काम कौन करता है, तो आपको कंकाल पेशियां कहेंगे, करती हैं बच्चे। और कुल मिलाकर के 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। और सबसे पहले मैं तो बार बार आपको बताता ही रहता हूं कि देखिए अगर हाथ की बात करेंगे, हाथ की बात करेंगे तो ऊपर वाला क्या होता है, ह्यूमरस, फिर क्या होगा, ठीक है, रेडियस और अल्ना होता है, फिर क्या होता है, ठीक है, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेरेंजियल होता है, ठीक है, आपको कार्पेल, मेटाकार्पेल और क्या होगा, फेरेंजियल होगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो हमारे शरीर में क्या होता है बेटा, ठीक है, हमारे शरीर में कुल मिलाकर बात करें तो, ठीक है, 206 हड्डियां हैं। अगर हाथ की बात करें तो 30 दूनी 60 हड्डियां। और अगर हम पैर की बात करें बेटा तो सबसे पहले क्या है, तो फीमर है, क्या है, फीमर है, नीचे जो है टीबिया और फीबिया है, टीबिया और फीबिया है, और उसके नीचे टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियल हो जाता है बेटा क्या होगा, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियल हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा क्या होगा, तो फीमर सबसे ऊपर, ठीक है, जांग की हड्डी फीमर हो गया, उससे नीचे क्या होगा, टिबिया और फीविया या टेबुला और फिबुला, जो भी बोलिए आप, ठीक है। फिर क्या होगा, टॉर्सल होगा, एड़ी की हड्डी, और उसके बाद क्या होगा, मेटाटॉर्सल, और क्या होगा, तो बच्चे ये हो जाएगा। जबकि हाथ में मैंने क्या बताया कि आपको क्या होगा, कार्पेल, मेटाकार्पेल, तब जाके फेलेंजियल होगा। तो ध्यान में ये सब रखनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये होगा पॉलीफेनॉल, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। एकदम ध्यान में रखिए क्या कह रहा हूं मैं, सेब, सेब का कौन सा भाग खाते हैं, एकदम याद रखिए, सेब असत्य फल है। कौन सा फल है, असत्य फल है, एकदम याद रखिएगा बेटा मेरे, असत्य फल है सेब, एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होगी कि सेब का कौन सा भाग खाते हैं, तो थैलमस खाते हैं, थैलमस खाते हैं, थैलमस खाएंगे। सेब जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चे, तो सेब में पहले तो अम्ल देख लीजिए, अम्ल जो है ना मैलिक एसिड, कौन सा, मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब में एंजाइम पाया जाता है पीपीएलओ, क्या पाया जाएगा, पीपीएलओ बच्चे, पीपीओ, याद रखिए पीपीओ पाया जाएगा। ये क्या है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, बहुत अच्छा चीज है बच्चे,
फिनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, एकदम ध्यान में रखिएगा। जब इससे ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो ये मिलेनिन बना लेता है, ये मिलेनिन बना लेगा, जिससे क्या होगा कि सेब का कलर ब्राउन हो जाता है। सेब का रंग, ध्यान दीजिएगा, सेब का रंग क्या होगा तो ब्राउन हो जाता है, ब्राउन हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, भूरा पड़ जाएगा बच्चे, काला भूरा पड़ जाता है। तो ये किसकी वजह से, तो यह जो है ठीक है पीपीओ, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज की वजह से होता है बच्चे। और आपको यहां देखिए, यहां ध्यान में रखिएगा, चाहे आपका ठीक है, चाहे आपका क्या होगा वायवीय श्वसन हो, वायवीय श्वसन हो, ध्यान दीजिए बच्चे, वायवीय श्वसन हो या अवायवीय हो, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। दोनों संदर्भों में आपको ये पायरुविक एसिड, पायरुविक काइनेज, पायरुवेट या पायरुविक एसिड बाहर निकलता है बच्चे, और यही पायरुविक ठीक है पायरुवेट काइनेज बना लेता है बच्चे। और जब यह, याद रखना है, जब यह प्रवेश करेगा क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स साइकिल में, तो क्या होता है, तो ये आपको पूर्ण ऑक्सीकृत होकर आपका एटीपी ऊर्जा और ठीक है क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। लेकिन यह पायरुविक एसिड अवायवीय श्वसन में, यानी इसको अगर जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये टूट करके बनाएगा क्या, तो बच्चे ये बनाएगा इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा। किसका, मांसपेशी में जाकर के लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा और आपको थकान का अनुभव होगा। तो सेब में ध्यान में रखिएगा पीपीओ पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मेलेनिन का निर्माण कर लेता है। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में कौन सबसे बड़ा अंडा देता है। बच्चे सबसे बड़ा अंडा की बात अगर करेंगे तो शुतुरमुर्ग देता है, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका भी है। शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखना बच्चे, शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडा क्या है, सबसे बड़ी कोशिका, अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका है। ध्यान में रखिएगा बेटा मेरे, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, एकदम याद रखिए, ठीक है, कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन होगी, तो बच्चे सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका, ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो आपको मैं बार बार बताता रहता हूं कि बच्चे ये पीपीएलओ है, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, या माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, माइकोप्लाज्मा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछेगा इससे। सबसे छोटी कोशिका कौन, तो पीपीएलओ या आपको माइकोप्लाज्मा है। अब देखिए यहां पर ध्यान में रखिएगा, एमू, एमू क्या है, तो एमू जो है यह एक प्रकार का पक्षी है बच्चे, दूसरी सबसे लंबी पक्षी, दूसरी सबसे लंबी पक्षी, पहला तो शुतुरमुर्ग हो गया बच्चे, दूसरी सबसे लंबी पक्षी है, ठीक है, सबसे लंबी पक्षी है, लंबी पक्षी है बच्चे, लिख लीजिएगा इसको, दूसरी सबसे लंबी पक्षी होती है कौन, तो आपको एमू होता है, एमू होता है। और आपको पता होगा कि यहां पर एक और वर्ड है कीवी, कीवी है बच्चे, तो कीवी जो है ठीक है आपको क्या है, तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में, ये भी एक प्रकार का पक्षी है, फ्लाइटलेस पक्षी है, यानी इसमें भी आपको उड़ान रहित पक्षी है, उड़ान रहित पक्षी है, उड़ान रहित पक्षी होगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि न्यूजीलैंड वाले एरिया में यह पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है बच्चे, कहां पाया जाएगा, न्यूजीलैंड। फ्लेमिंगो, ये देखिए ठीक है, एशियो यूरेशियन एरिया में, एशियो यूरेशियन एरिया में या एफ्रो यूरेशियन एरिया में यह पक्षी पाई जाती है, कौन, तो आपको फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो भी एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, और ये कहां पाया जाएगा, तो एफ्रो यूरेशियन एरिया में पाया जाता है बच्चे, क्षेत्र में, एफ्रो यूरेशियन क्षेत्र में पाया जाने वाला पक्षी होता है। तो ये याद रखिएगा, एमू, कीवी, फ्लेमिंगो, शुतुरमुर्ग, ये सभी एक विशेष प्रकार की पक्षियों की श्रेणी में आता है, लेकिन सबसे बड़ा अंडा कौन देता है, तो शुतुरमुर्ग देता है, ध्यान में रखना बेटा। चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी आवश्यकता होती है, तो बच्चे मनुष्य के शरीर के लिए कौन कौन सा तत्व आवश्यक है, जरा वो देख लीजिए। मनुष्य के शरीर, याद रखना, मनुष्य के शरीर बने होते हैं, किसके, मनुष्य के शरीर बने होते हैं बच्चे, किसके बने होते हैं मनुष्य के शरीर, तो आपको मैंने बार बार बताया है कि देखिए सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होगा, उसके बाद हाइड्रोजन होगा, OCHN नाइट्रोजन होगा, ठीक है, का, उसके बाद P होगा,
फिर के, उसके बाद एस होगा, उसके बाद क्या होगा, ना होगा। ठीक है, OCHN कापी के एस ना होता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक मात्रा में कौन होगा, तो अगर प्रतिशत मात्रा की बात करेंगे तो 65% मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन 18% की मात्रा में, हाइड्रोजन लगभग 9.5% की मात्रा में, जबकि आपका नाइट्रोजन 3% की मात्रा में, कैल्शियम 2% की मात्रा में, और फास्फोरस ये लगभग आपको 1% की मात्रा में पाया जाता है बच्चे। तो यहाँ देखिए, ठीक है, अगर इस सब की बात करें हम, तो इसमें ठीक है, इसमें आपको सबसे अधिक मात्रा में कौन हो गया, तो 1% की मात्रा चाहिए, किसके लिए, फास्फोरस के लिए। बच्चे हमारी हड्डियां, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में धातु, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में धातु, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन, तो सर्वाधिक मात्रा में धातु पाया जाएगा, मात्रा में धातु कौन पाया जाता है, तो बच्चे धातु पाया जाएगा कैल्शियम, कौन, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, एकदम याद रखिएगा, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में धातु कैल्शियम पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो बच्चे फास्फोरस होगा, धातु नहीं है फास्फोरस, धातु नहीं है फास्फोरस, फास्फोरस अधातु है बच्चे। ऐसे हमारे शरीर में आयरन की भी आवश्यकता होती है, किसके लिए, तो रक्त के लिए, रक्त में हेमोग्लोबिन के लिए, रक्त में हेमोग्लोबिन के लिए, ध्यान में रखिएगा, हेमोग्लोबिन के लिए क्या चाहिए, तो बच्चे चाहिए आपको आयरन, आयोडीन। आयोडीन जो है ये क्या करता है, तो बच्चे थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए आवश्यक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए आवश्यक है, हार्मोन के स्राव के लिए आवश्यक है, स्राव के लिए आवश्यक बच्चे कौन, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, आयोडीन आवश्यक है। चलिए, जस्ता, जिंक भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य के शरीर में आयोडीन और जस्ता, फास्फोरस, आयरन सब आवश्यक है, लेकिन मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है, तो ऑक्सीजन होता है, और हमारा शरीर जलीय माध्यम में ही कार्य करता है, तो जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ देखिए, डैश की कमी क्वासियोरकर का कारण बनती है। आसान क्वेश्चन है बेटा, क्यों आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन की कमी से कितने रोग, तो कमी से रोग कौन कौन होंगे, तो बच्चे 2 रोग होते हैं। सबसे पहले कौन होगा, तो आपको मरासमस होगा, दूसरा क्या होगा, तो क्वासियोरकर होता है, क्वासियोरकर होता है, ध्यान में रखिएगा इसको, क्वासियोरकर होता है। तो 2 रोग मुख्य रूप से होते हैं, मरासमस और क्वासियोरकर, प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ देख लीजिए कहाँ है, तो प्रोटीन है बच्चे। यहाँ देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होगा, तो कैल्शियम की कमी से आपको हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। और यहाँ पर कौन सा रोग हो जाता है, कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, एकदम याद रखिएगा बेटा, रोग होता है, कौन सा रोग होगा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, एकदम याद रखना है। आयोडीन, मैंने अभी तुरंत बताया कि बच्चे आयोडीन की कमी से क्या होगा, तो ग्वाइटर रोग हो जाता है, ग्वाइटर हो जाएगा, गलगंठ रोग हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, गलगंठ हो जाता है। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग हो जाता है, ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है, किसकी कमी से, तो आयरन की कमी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है बच्चे, तो मांस को नरम करने का काम कौन करेगा, तो पपेन करता है, याद रखिए बच्चे, मांस जो होता है वो जनरली, ठीक है, आपको प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन होता है बच्चे, मैक्सिमम परिमाण में उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन को नरम करने का काम कौन करेगा, तो पपेन करेगा, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजाइम, ठीक है, एंजाइम जो प्रोटीन के रेशों को ठीक है, रेशों को मुलायम करता है, प्रोटीन के रेशों को मुलायम करता है बच्चे, मुलायम करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, मुलायम करता है, कौन करेगा, तो ये पपेन करता है, ध्यान में रखिएगा, पपेन करता है, ठीक है। और यहाँ देखिए एमाइलेज है, स्टार्च का पाचन करता है,
स्टार्च का पाचन करेगा। ध्यान में रखिए, स्टार्च का पाचन करता है कौन? तो बच्चे एमाइलेज करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। लाइपेज ये वसा का पाचन करेगा, वसा को तोड़ करके वसीय अम्ल में बदल देता है, वसा को तोड़ करके वसीय अम्ल में बदल देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको लाइपेज ये किसको तोड़ेगा? तो वसा को तोड़कर, वसा को तोड़कर वसीय अम्ल में बदल देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, वसा को तोड़कर वसीय अम्ल, यानी लाइपेज जो है वसा को तोड़ेगा और वसीय अम्ल में बदल देगा। और ये क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। आपको पता है वसा किसका बना होता है? ट्राइग्लिसराइड का बना होता है, और वह सिंपल शरीर के लिए एब्जॉर्ब करने वाले, ठीक है, किसमें? तो फैटी एसिड में टूट जाता है, ठीक है, वसीय अम्ल में टूट जाता है, वसा को तोड़कर वसीय अम्ल में बदल देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, वसीय अम्ल में बदल देता है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, बदल देता है कौन? तो आपको लाइपेज। बच्चे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है यह, ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज बच्चे अच्छा है, ये देखिए C6H12O6 ये फार्मूला हो गया। यह एल्डो शुगर है, कौन सा? एल्डो शुगर है बच्चे, एल्डो शुगर है, ठीक है, एल्डो शुगर है। कौन शुगर है? तो एल्डो शुगर है। ग्लूकोज ध्यान में रखिएगा सरल कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज सरल कार्बोहाइड्रेट है, सरल कार्बोहाइड्रेट है। एकदम ध्यान में रखिएगा, सरल कार्बोहाइड्रेट है। चलिए क्या है बच्चे? तो सरल कार्बोहाइड्रेट है, और यह त्वरित ऊर्जा प्रदायक है, त्वरित ऊर्जा प्रदायक। एकदम याद रखिएगा, त्वरित ऊर्जा प्रदायक है, यानी ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है बच्चे, तो त्वरित ऊर्जा प्रदायक है। याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा आवश्यक होता है? तो यह ग्लूकोज होता है आवश्यक। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां देख लीजिए, भारत का पहला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? तो बच्चे ये हैदराबाद में शुरू किया गया, हैदराबाद में शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग वाटर वेटलैंड, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वाटर, ठीक है, वेटलैंड है बच्चे, वेटलैंड है। बच्चे आपको ये पता होगा कि 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड दिवस मनाते हैं, वेटलैंड दिवस मनाते हैं, वेटलैंड, ठीक है, डे मनाते हैं। बच्चे ये भी आपको पता होगा कि रामासर सम्मेलन, रामासर सम्मेलन, रामासर सम्मेलन के तहत, रामासर, ठीक है, सम्मेलन के तहत हम क्या करते हैं? सम्मेलन के तहत हम जो है हम क्या करेंगे? आर्द्र भूमि का संरक्षण करते हैं, आर्द्र भूमि का संरक्षण करते हैं। आर्द्र भूमि का क्या करेंगे? संरक्षण करने का प्रयास करते हैं बच्चे, संरक्षण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थापित किए गए हैं। तो एकदम याद रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई, बच्चे आपको पता है पावर बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता यानी पावर, शक्ति बराबर 100/f, जब क्या होगा? f सेंटीमीटर में हो, या आपको क्या होगा? तो 1/f यदि f मीटर में हो। चलिए बच्चे अच्छी बात है, पर मीटर हो गया इसका मात्रक, और इसी को बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। बच्चे एक चीज और आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता जो होती है, आपको अगर ये उत्तल लेंस है तो +d होगा, और अगर ये अवतल लेंस है तो ये -d होगा। क्या होगा? -d होगा। यानी लेंस की क्षमता +d और क्या हो जाता है? -d हो जाता है। अगर +d है तो उत्तल लेंस है, और -d है तो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डायोप्टर हो गया। हॉर्स पावर, आपको पता है 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 746 वॉट हो जाता है, वॉट हो जाता है, ठीक है। हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है, ये बड़ा मात्रक हो गया। मीटर, आपको पता है मीटर की परिभाषा हम लोग क्या किस आधार पर देते हैं? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के आधार पर देते हैं। प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को अगर, ठीक है, 1/3 × 10⁸ से डिवाइड कर देते हैं तो 1 मीटर प्राप्त होता है। वॉट, ये क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है। ध्यान में रखिएगा, एसआई मात्रक है बच्चे। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वॉट होता है। वॉट पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको पूछेगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? बच्चे लेंज का नियम है क्या? तो लेंज का नियम सबसे पहले यह एकदम लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बार बार पूछता है आपको। लेंज का नियम जो है यह, ठीक है, आपको फेराडे
के विद्युत चुंबक फेराडे महोदय बच्चे, फेराडे के द्वितीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। फेराडे के द्वितीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, द्वितीय ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, एकदम याद रखिए बच्चे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। चुंबकीय प्रेरण का नियम कौन है? तो आपको ठीक है, ये है फेराडे का नियम है। तो फेराडे का द्वितीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कौन है? तो बच्चे लेंज का नियम है, ध्यान में रखिएगा, लेंज का नियम है, लेंज का नियम है, याद रखना बेटा आपको, लेंज का नियम है। कौन सा? तो फेराडे के द्वितीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम को ही हम लेंज का नियम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेंज का नियम कहते हैं। अब ये है क्या फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम? बच्चे ध्यान में रखिएगा, ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कुंडली ले रहे हैं और कुंडली से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, यहां देखिए, कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह के कारण या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ध्यान दीजिए बच्चे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मैंने क्या कहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब कुंडली से प्रवाहित धारा के परिमाण में परिवर्तन कराए या कुंडली के आगे पीछे चुंबक को गति कराए तो क्या हुआ कि कुंडली से संबंधित आपको एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इतनी बातें जान लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। यही आपका मेन रीजन है, यही लेंज का नियम है बच्चे। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, मान लीजिए विद्युत धारा या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इस दिशा में हो रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके अपोजिट उत्पन्न होगा और यही लेंज का नियम है। लेंज का नियम कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर ये क्या होगा? तो आपको ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में, और इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा बच्चा, क्या बोल रहे हैं कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी होता है। यहाँ फाई फ्लक्स है, फाई क्या है? फ्लक्स है बच्चे, फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स बोल रहे हैं इसको, फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में, और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चे आवेश क्या होता है? आवेश आपको पता होगा कि जिस वस्तु के जिस गुण के कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। और आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, जहां एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ई क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए कि किस तरह से मैं बता रहा हूं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण कार्य करता है। ये बताया था किसने? तो ये बताया था एक वैज्ञानिक थे, नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये ध्यान में रखिएगा। संवेग क्या होता है? तो संवेग जो है यह ठीक है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंडरी सेल वह सेल होता है बच्चे, सेकेंडरी सेल है क्या? जो पुनः देखिए, सेकेंडरी सेल, मैं 2-3 सेल का उदाहरण ले रहा हूं। सेकेंडरी सेल बच्चे, एक सेकेंडरी सेल होता है और दूसरा होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल ठीक है, आइए देखिए, प्राथमिक सेल केवल एक बार प्रयोग होगा, केवल एक बार प्रयोग होगा। प्राथमिक सेल क्या होगा? केवल एक बार प्रयोग, केवल एक बार ठीक है प्रयुक्त होता है, एक बार कार्य करता है, फिर क्या करेंगे? उठा के फेंक देंगे उसको, कोई काम नहीं है। जैसे आपको ले लीजिए डेनियल सेल, जैसे डेनियल सेल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्लांसे सेल ठीक है, जहां रुक रुक कर धारे की आवश्यकता होती है वहां लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। और फिर क्या हो गया? तो ड्राई सेल, शुष्क सेल। ये क्या होगा? बार बार आप इसको भर नहीं सकते हैं, बार बार इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल आइए, बार बार आवेशित किया जा सकता है, बार बार आवेशित कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं। किसको? तो आपको सेकेंडरी सेल को बार बार आवेशित कर सकते हैं, यानी पुनः भरण हो सकता है बच्चे, पुनः भरण हो सकता है, जिनका पुनः भरण हो सकता है। अब इसमें कौन कौन सा सेल होगा? तो बच्चे 2-3 सेल होंगे जो आपको याद रखना, बार बार पूछेगा।
सीसा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर बोलते हैं इसको बच्चे, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो विद्युत अपघट्ट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। इसमें एसिड कौन सा भरा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा हो गया, ठीक है, क्षारीय संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल होता है बच्चे, संचायक सेल होता है। और इसमें क्या भरते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा जाता है विद्युत अपघट्ट के रूप में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरते हैं। तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि ठीक है, पुनः भरण हो सकता है किसका, सेकेंडरी सेल का। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां देख लेते हैं, 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। बच्चे यहां देखिए, ठीक है, ये 2 बिंदु है, यहां से आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं 2 कूलम, और ये बिंदु, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, तो बच्चे 5 वोल्ट है। कितना है, 5 वोल्ट है। और मैंने कई बार बताया है कि देखिए विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर। आवेश गुना क्या होगा, तो विभवांतर होगा, विभवांतर होगा। और ये क्या होता है, आवेश Q इंटू V। Q देखिए कितना है, तो बच्चे Q है 2 और V कितना है, 5 है। तो ये 10 जूल ऊर्जा आ गया। कितना आ गया, 10 जूल ऊर्जा आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तो आपको एकदम याद रखना है, विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुना विभवांतर होता है। बच्चे ये वोल्ट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, तो बच्चे वोल्ट या विभवांतर का एसआई मात्रक है, विभवांतर का एसआई मात्रक है। और ये क्या होगा, जूल पर कूलम होगा। कहते किसको है, वोल्ट। तो 1 कूलम आवेश को बैटरी के धन ध्रुव से बैटरी के ऋण ध्रुव तक ले जाने में, या 1 कूलम आवेश को हम कहां ले जा रहे हैं, तो चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। लेकिन विभवांतर बैटरी के केस में अगर आएंगे, तो बैटरी के केस में 1 कूलम आवेश को बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे, अपने बाएं कान को किससे छुओगे, तो दाएं हाथ से छुओगे, तब क्या होगा, तो तब होगा ना, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। दाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है ऐसा प्रतीत होगा, दाएं कान ने बाएं हाथ को छुआ है ऐसा प्रतीत होगा। क्यों बच्चे, तो यहां देखिए क्या होगा, तो आपको पता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। बच्चे अगेन ध्यान में रखना, समतल दर्पण, जैसे ही समतल दर्पण आए तो मेरी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले इसका फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत होता है। इसका पावर क्या होता है, तो शून्य होता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बच्चे सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। और कैसा होगा, सीधा हो गया। और क्या होगा, आभासी होगा, आभासी होगा। और क्या होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। दर्पण के पीछे बनेगा उतना ही सामने, जितना सामने वस्तु हो, दर्पण के पीछे जितना सामने वस्तु, पीछे जितना सामने वस्तु हो, जितना सामने वस्तु हो, एकदम ध्यान में रखिएगा, सामने वस्तु हो, एकदम याद रखिए बच्चे इसको, वस्तु हो, ठीक है, उतना ही पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और क्या होगा, एक और कंडीशन होता है, लेफ्ट का चला जाएगा राइट और राइट का चला जाएगा क्या, लेफ्ट चला जाता है, यानी बायां का दायां और दाएं का बायां चला जाता है बच्चे। इसीलिए क्या हुआ, तो बायां, ये क्या हुआ, दायां चला गया। और ठीक है, दायां हाथ को से छुओगे तो बायां हाथ, दायां क्या हो जाएगा, बायां हाथ लगेगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, बायां का दायां, दायां का बायां हो जाता है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण मैंने आपको क्लियर कर दिया। समतल दर्पण के उपयोग 2-3 कामों में करते बच्चे। घर में चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है, कहां पर, घर में चेहरा देखने में, घर में चेहरा देखना, एक पहला बात हो गया, चेहरा देखना, इसमें करेंगे। और किस में करेंगे बेटा, तो घर में चेहरा देखने में करेंगे। और किस में करेंगे, तो कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप में करेंगे। पेरिस्कोप का उपयोग किस में करते हैं, तो आपको जो पनडुब्बी होता है या बंकर होता है उससे सतह पर देखने में, और बहुरूपदर्शी में इसका उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रधनुष पानी की छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है। एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चे, इंद्रधनुष। आप बार बार, हम लोग बच्चे थे तो बोलते थे कि देखो इंद्रधनुष बन गया, सतरंगी आकाश हो गया। कैसा हो गया, सतरंगी आकाश हो गया। सतरंगी आकाश होना को क्या कहते हैं, आकाश का होना। बच्चे
बरसात के तुरंत बाद ये हो जाता है सतरंगी आकाश का बनना या होना, ठीक है। ये कहलाएगा आपको इंद्रधनुष। बच्चे इंद्रधनुष बनता कैसे है? सबसे पहले देखिए, तुरंत वर्षा हो, यानी तुरंत वर्षा हुआ है, तुरंत वर्षा, ठीक है। और क्या होगा बच्चे? वर्षा की बूंदें लटकी हो, वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंदें लटकी हो, आकाश में लटक रहा है, बूंदें लटकी हो। चलिए अच्छी बात है, लटकी हो। फिर क्या होगा? लटकी हो, फिर क्या होगा? तो बच्चे आपको सूर्य की तिरछी किरणें पड़े, सूर्य की कैसी किरणें? तिरछी, तिरछी किरणें पड़े, याद रखना बच्चे, किरणें पड़े। यानी आपको यहां पर क्या होगा? स्लैंटेड लाइंस सूर्य का होना चाहिए, यानी 12 बजे सूर्य, 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनेगा। और देखिए कितनी घटनाएं होंगी, 3 घटना। पहला घटना होगा, ठीक है, आपको पहला घटना होगा अपवर्तन, दूसरा घटना क्या होगा? तो बच्चे पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, और तीसरा घटना क्या होगा? तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होगा, जिसके कारण आकाश में 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है और इसे ही, ठीक है, इंद्रधनुष कहा जाता है। तो क्या कंडीशन क्या क्या हुआ? तुरंत वर्षा हो, दूसरा कंडीशन क्या होगा? वर्षा की बूंदें आकाश में लटकी हो, तीसरा कंडीशन क्या होगा? सूर्य की तिरछी किरणें इस पर पड़ती हो, और चौथा कंडीशन क्या होगा? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण हो, जिसके कारण आकाश में 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। इसे ही आपको क्या कहते हैं? तो इंद्रधनुष कहते हैं। ध्रुवन क्या होगा? तो आपको क्या बच्चे, ध्रुवन क्या होता है? तो प्रकाश का या तरंग का 2 भागों में बिखर जाना, पॉजिटिव और निगेटिव में बिखर जाना। बच्चे ये देखिए, एक दिशिक हो जाना, यानी यूनिडायरेक्शन हो जाना, यूनिडायरेक्शनल हो जाना, यूनिडायरेक्शनल हो जाना, किसका? तरंग का यूनिडायरेक्शनल हो जाना। इस गुण को हम कहते हैं ध्रुवन बच्चे। और ध्रुवन का गुण केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग पालन करता है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं करता है। अनुप्रस्थ पालन करेगा लेकिन अनुदैर्ध्य नहीं करेगा। एकदम याद रखिए बच्चे, अनुदैर्ध्य तरंग इस गुण का पालन नहीं करता, अनुदैर्ध्य तरंग इस गुण का पालन नहीं करता। अनुदैर्ध्य क्या करेगा? तरंग इस गुण का पालन नहीं करता है। व्यतिकरण, आपको अधिरोपण के कारण ऊर्जा का मान का बढ़ जाना और घट जाना, यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अच्छी बात है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस या लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा बच्चे? सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। आपको बेटा पता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग होगा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग होगा। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे हम। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो यहां देखिए ऑप्शन में देखिए क्या करते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या कीजिए? अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस को ही रखेंगे, उत्तल लेंस को काट देंगे, काट दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हो रहा है? निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु अच्छी लेकिन दूर का खराब होगा, दूर का खराब होगा बच्चे। क्या करना पड़ेगा आपको? ध्यान में रखिएगा, क्या करना पड़ेगा? 1/v - 1/u बराबर क्या होगा? तो 1/f होता है बच्चे। ये क्या हुआ? तो ये आपको, ठीक है, ये आपको हो जाएगा क्या बच्चे? तो ये फोकस दूरी हो। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। तो यहां देखिए निकट, आपको पता है कि, ठीक है, आपको निकट दृष्टि दोष में जो आपका u होता है, u, ठीक है बच्चे, u, तो आपका क्या होगा? तो मिनिमम डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको भी क्या होगा? तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। भी क्या होगा? इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। भी क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। एकदम याद रखिए, भी क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/∞ - 1/u 1/100 बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/f होगा बेटा। यहां ध्यान में रखिएगा, जरा इसको देखिए अच्छे तरीके से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, निकट दृष्टि दोष में जो, ठीक है, बिंदु होता है, ठीक है, आपको वो क्या होगा? भी जो होगा, भी, ठीक है, भी जो होगा वो आपको ध्यान में रखिएगा, वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होगा? आपको पता है अनंत तक, यानी दूरस्थ बिंदुओं तक आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, दूरस्थ बिंदुओं तक, इसीलिए भी आपका इन्फिनिटी हो गया। तो 1/∞ बराबर क्या होगा? 0 हो गया। 1/∞ बराबर 0 माइनस क्या? 1/100 बराबर क्या? 1/f। तो बच्चे f का मान क्या हो गया? -100 सेंटीमीटर। और माइनस यदि फोकल लेंथ हो तो आपको पता है कि यह कौन सा लेंस होगा? तो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर रखिएगा बच्चे,
कॉन्सेप्ट को मैंने जो बताया वो एकदम ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। बार बार क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में आपको दूरस्थ बिंदु क्या होता है, तो दूरस्थ बिंदु अनंत होगा और उसके आधार पर वही प्रतिबिंब बिंदु होगा। उसके आधार पर मैंने इस सवाल को सॉल्व कर लिया बेटा, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहा घरों में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है। तो घरों में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है, तो जब भी घर में अर्थिंग लगाया जाता है तो क्या होगा, तो जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना बच्चे, उतना ही कम प्रतिरोध प्रदान करना। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो है उच्च विभव की वस्तु है। उच्च विभव बोलते शून्य विभव की वस्तु है, पृथ्वी शून्य विभव की वस्तु है। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी कैसा विभव है, तो शून्य विभव की वस्तु है। और इसमें आप बहुत सारा, ठीक है, आपको दे दे विद्युत धारा या आपको ये करें, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भी यहाँ क्या होगा, शून्य हो गया, तो आई और आर हमेशा नियत हो जाएगा बच्चे। इसीलिए क्या होगा, तो अधिक से अधिक धारा जब आपको पृथ्वी में प्रवाहित होगी तो कम से कम प्रतिरोध कायम हो और आपको विद्युत धारा सुचारू रूप से चलता रहे। नहीं तो अगर अधिक प्रतिरोध हो जाएगा तो परिपथ के जलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सम्मुख, ठीक है, आपको बिंब अनंत पर रखा हुआ है। कोई बात नहीं है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है बच्चे, अवतल लेंस है। और इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सम्मुख बिंब, ठीक है, अनंत पर रखा है। अनंत पर रख दीजिए। तो अनंत पर, जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चाहे कोई भी लेंस हो, प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 15 सेंटीमीटर पर ही बनेगा बच्चे। एकदम आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आप थोड़ा सा जाने। ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु अवतल लेंस या उत्तल लेंस में कोई भी लेंस हो या कोई भी दर्पण हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्या मैं बता रहा हूं, वस्तु के, देखिए वस्तु के क्या, कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, वस्तु के अवतल लेंस, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये देखिए, और कौन सा, उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण में अनंत पर होने पर, अनंत पर होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। एकदम लिख लीजिएगा बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फंसा दिए होंगे हम आपको। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होती है, तो बच्चे जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका है, तो बच्चे बैगनी कलर का है, इसीलिए इसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, 7 रंगों में टूटना, ये क्या कहलाता है, तो 7 रंगों में टूटना कहलाएगा क्या, तो इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और याद रखिए सबसे कम वर्ण विक्षेपण किसका होगा, तो सबसे कम वर्ण विक्षेपण, ध्यान दीजिए बेटा मेरे, सबसे कम वर्ण विक्षेपण किसका होता है, तो लाल का वर्ण विक्षेपण होगा, लाल का। और सबसे अधिक किसका होगा, लाल। सबसे अधिक किसका होगा, तो बैगनी, सर्वाधिक, बैगनी का सर्वाधिक होगा, बैगनी का सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये प्रकाश की किरण है, प्रिज्म से गुजार दिया और ये 7 रंगों में टूट गया, 7 विभिन्न रंगों में टूट गया बच्चे, ठीक है। सबसे नीचे क्या होगा, बैगनी, सबसे ऊपर क्या होगा, तो बच्चे लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य कम है, जिसके कारण इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहा 3 तांबे के तारों की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल LA, कोई बात नहीं है, 2L × A/2 है, किस काट के तार का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। आसान बात है बच्चे। सबसे पहले प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध R, ठीक है, आपको R बराबर ρL/A। यहां देखिए 3 तांबा, चूंकि तार तांबा है इसीलिए सबका रो यानी रेसिस्टिविटी सबका बराबर होगा। ध्यान दीजिए बेटा, रेसिस्टिविटी सबका क्या होगा, समान होगा, रेसिस्टिविटी सबका समान होता है, एकदम ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, तो R बराबर हमने कहा सबसे पहले ρL/A, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला ऑप्शन का। दूसरा देखिए R बराबर, ठीक है, रो तो रो ही रहेगा, इंटू ये R1 मान लेते हैं,
अब देखिए 2l बटे a, अब बटा क्या हुआ 2 हो गया बच्चे, a/2। चलिए ऊपर लेके चलते हैं, क्या होगा, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 बाहर कर लीजिए, रो l/a। बच्चे यहां देखिए 4 इंटू क्या होगा r हो जाएगा, यानी प्रतिरोध 4 गुना हो गया दूसरे कंडीशन में, यानी प्रतिरोध R1 बराबर 4 गुना इंटू r। यहां तो r है केवल। अब देख बेटा यहां देखिए दूसरा कंडीशन में लेके चल रहे हैं, यहां देखिए तीसरा कंडीशन में R3 बराबर या R2 बराबर कर लेते हैं, R2 बराबर, ठीक है, रो l का वैल्यू कितना है l/2 इंटू l/2 इंटू क्या हो गया 2a हो गया बच्चे। तो क्या करेंगे, रो l/a इंटू क्या कर दीजिए 1/4 कर देते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये r रो l/a क्या है, r है, r/4 हो गया बच्चे। ये क्या हो गया, इसका आपको प्रतिरोध होगा r/4। तो किसका सबसे कम होगा, तो बच्चे यहां देखिए, ठीक है, किसका सबसे कम होगा, तो जिसका क्या है, तो आपको जिसका आपको 2a है, जिसका आपको क्या है 2a है। तो 69 का क्या आंसर होगा बेटा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा 2a वाले का सबसे कम प्रतिरोध होगा। देखिए मैंने निकाल के आपको बताया है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहां देखिए मैंने इसका R प्रतिरोध लिया, ठीक है, फिर मैंने R1 बराबर निकाल लिया रो l/a, उसके आधार पर पुट कर लिया, R1 4R हो गया, और ठीक है R2 जो ये जो R2 है वो क्या होगा, तो R2 जो है वो हो गया R/4। तो सबसे कम प्रतिरोध इसी में लगेगा बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए लाजवाब प्रश्न है बच्चे, ठीक है। डीएनए के पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश क्या होता है, बच्चे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। हिस्टोन प्रोटीन जब भी होता है तो आपको इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता तो नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिए बच्चे, डीएनए ये क्या होता है, तो ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, फुल फॉर्म हो गया बच्चे इसका। और याद रखना है कि ये जो है न्यूक्लिक एसिड है, यह जो है आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये ले जाता है कहां से कहां तक, तो ठीक है एक जनरेशन से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ले जाने का काम कौन करेगा, तो आपको करता है, ठीक है, कौन करता है, तो बच्चे डीएनए करता है। और डीएनए मुख्य रूप से ठीक है आपको किसका बना होगा, इसमें फॉस्फोरिक एसिड, फिर क्या होगा न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड होगा, फिर क्या होगा, तो बच्चे डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, फिर क्या होगा, तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, और नाइट्रोजनस बेसिस होगा। यानी इतने चीजों का बना होता है, और डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। चलिए वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, तो आसान क्वेश्चन है, 0.03% होगा CO2। बच्चे एकदम याद रखिए CO2 क्या हुआ, तो CO2 जो है, ठीक है, वायुमंडल में कितना, तो वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में 0.03%, ठीक है। आपको यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी को गर्म करने के लिए आवश्यक है, ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी को गर्म करने के लिए आवश्यक है, पृथ्वी को गर्म करता है, पृथ्वी को गर्म करता है, एकदम ध्यान रखिए, गर्म करता है किसको, तो पृथ्वी को गर्म करता है। और फिर क्या होगा, तो खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने का भी काम यही करता है, खाद्य पदार्थों को क्या करेगा, स्पंजी बनाने का भी काम यही करेगा। तो वायुमंडल में 0.03% यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी को गर्म करता है, फिर आग को बुझाता है। याद रखना बच्चे, आग को बुझाता है कौन, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाता है। चूना पानी को बुझाता है, चूना पानी को दूधिया कर देता है, चूना जल दूधिया को दूधिया करता है, ध्यान में रखिएगा, दूधिया करता है किस जल को, तो चूना जल को दूधिया कर देता है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन शामिल है बच्चे, गुणसूत्र किसका बना होगा, तो गुणसूत्र बना होगा किसका, तो बच्चे यहां देख लीजिए, मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले तो इसमें डीएनए होगा, गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले वॉल्डेयर ने बताया था, डीएनए होगा, फिर इसमें आरएनए भी होगा, फिर इसमें आपको पता है कि आपको हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, और फिर इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। यानी इतने चीजों का बना होता है कौन, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, इतने चीजों का बना होता है आपका डीएनए, बोलते आपका गुणसूत्र बना होगा। गुणसूत्र के बारे में मैंने जैसा कि बताया कि गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले वॉल्डेयर ने बताया था, बच्चे एक चीज और ध्यान में रखिएगा
कि गुणसूत्र जो है ये देखिए इस तरह का स्ट्रैंड होता है बच्चे, ठीक है। आपके कोशिकाओं में इस तरह का गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे ही सेल डिवीजन का समय आता है तो गुणसूत्र आपस में जोड़ा बना लेता है बच्चे, इस तरह का जोड़ा बना लेगा, ठीक है, इस तरह का जोड़ा बना लेता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, थ्रेड मोटा हो जाता है। और सबसे अच्छा गुणसूत्र किस फेज में दिखता है, तो मेटाफेज में सबसे, ठीक है, आपको स्पष्ट गुणसूत्र दिखता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, एनाफेज और मेटाफेज में सबसे अच्छा गुणसूत्र दिखेगा। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, यानी कुल मिलाकर के 46 होगा, जिसमें, ठीक है, आपको एलोसोम्स जो होता है वो 22 जोड़ा होता है, अब प्लस एक होता है सेक्स क्रोमोजोम। कौन होगा, सेक्स क्रोमोजोम होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो डीएनए, आरएनए और एवं हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, तो याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। हृदयाघात का कारण क्या है बच्चे, शरीर में ध्यान में रखिएगा, शरीर में क्या होगा, शरीर में, ठीक है, 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बच्चे। अगर एलडीएल की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, यहां देखिए एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोल रहे हैं, एलडीएल की मात्रा बढ़ गई आपके शरीर में। एचडीएल अच्छा वसा होता है बच्चे, एचडीएल अच्छा वसा होता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वसा अच्छा वसा होता है, तो एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा वसा होता है, जबकि एलडीएल आपको क्या होगा, तो ऐसा वसा होता है जो क्या होगा, ठीक, आपके धमनियों सिराओं में जम जाता है, उसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो एलडीएल की मात्रा का बढ़ जाना, और क्या होगा, तो बच्चे, ठीक है, आपको मोटापा बढ़ जाना, मोटापा बहुत अधिक बढ़ना, और हृदय की पंपिंग की दर प्रभावित होना, हृदय के रक्त पंपिंग की दर प्रभावित होना, रक्त पंपिंग की दर क्या होना, दर घट जाना बच्चे। तो ये सब किसके कारण होता है, तो इसके कारण हृदयाघात होता है, ठीक है, आपको हार्ट अटैक आएगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में सिरों के थक्कों तक नहीं पहुंचना, और हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये सभी आपको, ठीक है, हृदयाघात के मुख्य कारण होते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि पिता RH निगेटिव और माता RH हीन हो, यदि पिता RH सहित, बच्चे देखिए अच्छा चीज है, RH सहित मतलब RH पॉजिटिव हो गया, RH सहित मतलब RH पॉजिटिव होगा, और माता क्या होगा, तो RH हीन मतलब निगेटिव हो, तो आपको यह घटना जो होता है माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है, रोहगाम प्रतिरक्षी दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि, ठीक है, गर्भ के चारों तरफ एक क्या होगा, एक आपको लेप चढ़ जाता है, जिसके कारण, ठीक है, दूसरा गर्भ जो होगा उसमें जैसे ही गर्भधारण होगा तुरंत वह मार देगा बच्चे को, भ्रूण को मार देने का प्रयास करेगा वो। इसीलिए रोहगाम प्रतिरक्षी, रोहगाम एंटीबॉडीज दिया जाता है, जिससे ये जो एक लेप चढ़ा है पॉजिटिव का, उसको हटा देने का काम वो करेगा। इस घटना को इरिथ्रोब्लास्टोलाइसिस कहते हैं बच्चे, फोटोलिसिस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इरिथ्रोब्लास्टोलाइसिस या फोटोलिसिस कहा जाता है बच्चे। ये इससे क्या होगा, गर्भ आपको तुरंत मर जाता है, यानी पहला गर्भ तो बहुत अच्छे से होगा लेकिन दूसरा मर जाएगा, यानी उसको क्या दिया जाएगा, तो रोहगम एंटीबॉडीज दिया जाता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी भ्रूण के चारों तरफ आपका एंटीबॉडीज के लेप को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो रोहगम एंटीबॉडीज का प्रयोग करते हैं, जिससे वो क्या होगा, पॉजिटिव का जो चढ़ गया है उस पर, उसको हटा देने का काम करेगा। भविष्य में आपको फिर गर्भ जो है अच्छे तरीके से हो पाए। इस घटना को अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, इस घटना को जो भ्रूण को मार देगा, फोटोलिसिस कहते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, फोइटस को मारने का काम हो गया। यहां देखिए, मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त की जाती है बच्चे। मोलस्का, आपको पता है मोलस्का संघ के जितने भी जीव होते हैं उसके चारों तरफ एक, ठीक है, एक आपको एक जो है एक लेयर चढ़ा होता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। यहां देखिए ये मोलस्का है, मान लीजिए, इसके चारों तरफ क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का लेप चढ़ा होता है। और जनरली पर्ल जो है, पर्ल की खेती की जाती है, और पेनेक्टिडा, याद रखिए बच्चे, पेनेक्टिडा ये जो है आपको प्राप्त किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, पेनेक्टिडा से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो पर्ल प्राप्त करते हैं। और पर्ल का सबसे अधिक उत्पादन जापान करता है बच्चे। क्या करता है, जापान करता है। तो ये याद रखना है आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि एनिलिडा जो होता है, एनिलिडा संघ में कौन कौन आता है, तो एनिलिडा संघ में आपको केचुआ, जोंक इत्यादि आते हैं, जो क्या करता है बच्चे, जो क्या करेगा, तो
जो आपको भर्मी कल्चर में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा, भर्मी कल्चर में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है। जबकि ऑक्टोपस जो होता है बेटा, ये ऑक्टोपस याद रखना बच्चे, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऑक्टोपस जो है सॉफ्ट 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 ठीक है बॉडी का देखिए सॉफ्ट बॉडी का बना होता है, और ये एक तरह से ये भी आपको मोलस्का संघ में ही आता है। चलिए, इस तरह के प्रश्न लगातार आपसे पूछेगा बच्चे। मोलस्का जो है द्वितीय जंतु श्रेणी का, जो द्वितीय जंतु श्रेणी सबसे बड़ा जंतु वर्ग का द्वितीय जंतु वर्ग है बच्चे, कौन? तो आपको मोलस्का, यानी आपको अगर बात करें एनिमल किंगडम में तो सबसे बड़ा क्या होगा? ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। और ठीक है, बोलते सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा होगा, सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा होगा। और सेकेंड नंबर पर कौन आएगा? सबसे बड़ा जंतु वर्ग की बात अगर करेंगे तो ऑर्थोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा जंतु वर्ग मोलस्का आता है। तो आपको ध्यान में रखना है, लगातार मेहनत कीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम लगातार आपको डिस्कशन कराते रहेंगे और नए नए तरह के क्वेश्चंस को लाते रहेंगे, जो आपके बीएसएससी में उसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।